हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने लास्ट क्लास में प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस पढ़ा था। और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस जो हमारे पास आया था वो कितना आया था? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस आया था P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। रो VRMS का स्क्वायर। और VRMS क्या है यहाँ पे? VRMS है हमारे पास यहाँ पे RMS स्पीड, ठीक है। और इसका जो मेन फॉर्म था वो आया था 1/3 N इंटू एम। N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास, और M था हमारे पास मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू VRMS का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं V को इधर लेके गई। V कैपिटल V है, ये हमारे पास वॉल्यूम है, तो मैं इसको यहाँ लेके गई तो क्या आ गया, PV इज इक्वल टू 1/3 N इंटू एम VRMS का स्क्वायर। N से N सॉरी, अब हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो होती है PV इज इक्वल टू NRT और PV इज इक्वल टू NKBT भी होती है। तो मैंने यहाँ पे KB की फॉर्म में लिख दिया, जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उस फॉर्म में लिख दिया NKBT। अब ये दोनों इक्वेशन है, दोनों में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो PV है, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद क्या आ गया, 1/3 N इंटू एम VRMS का स्क्वायर विच इज इक्वल टू VRMS का स्क्वायर विच इज इक्वल टू NKBT। N से N कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच गया, VRMS किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ऑफ 3KBT बाय M। ये आ गया हमारे पास VRMS। RMS की वैल्यू आ गई 3KBT बाय M। यहाँ पे जो हमारे पास KB है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, M है हमारे पास वो क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो आप लिखने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, जो KB है हमारे पास वो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। और M क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमने निकाल दिया कि VRMS की वैल्यू कितनी आएगी। ये तो हमने KB की टर्म्स में निकाला है, ऐसे ही हम R की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। क्या आएगा, हमें ये भी पता है कि जो R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर इंटू KB, है ना। तो यहाँ से KB की वैल्यू निकाल लो, KB की वैल्यू कितनी आएगी, R/Na। और ये वाली वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, KB की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, तो हमारे पास VRMS किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 3R/Na इंटू T डिवाइडेड बाय M। ठीक है, ये आ गया हमारे पास VRMS। अब Na इंटू एम, एवोगैड्रो नंबर इंटू मास ऑफ द मोलिक्यूल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोलिकुलर मास बोल दो या फिर इसको मोलर मास भी बोल सकते हैं आप। तो ये VRMS हमारे पास किसके इक्वल हो गई, अंडर रूट 3RT बाय M। ये आ गई हमारे पास VRMS। और यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, जो M है वो क्या है, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास भी बोल सकते हैं या फिर इसको मोलर मास भी बोल दो, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आ जाते हैं बच्चों, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, यहाँ से हम ये एक चीज़ और निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, जो VRMS है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ
टेम्परेचर, क्योंकि बाकी चीज़ कांस्टेंट हो गई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, है ना। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही VRMS बढ़ेगा। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, इस टाइप से आ जाएंगे। फाइंड VRMS या फिर RMS स्पीड, कुछ भी बोल दो, ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट किसी टेम्परेचर पे निकालना है, मान लो मैंने ले लिया 300 केल्विन। 300 केल्विन पे हमें ऑक्सीजन गैस की VRMS निकाली, RMS स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, VRMS का फॉर्मूला लिखा। VRMS किसके इक्वल होगा, √3RT/m। अब इसमें आप लोगों को देखना है, आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या ये वाला। देखो आपको KB की वैल्यू भी पता है और आपको R की वैल्यू भी पता है ना, लेकिन आपको मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल नहीं पता है इसमें। लेकिन आपको ऑक्सीजन गैस का मोलर मास तो पता है ना, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास पता है। कितना है हमारे पास ऑक्सीजन गैस का मोलर मास, जैसे एक का होता है वो 16 होता है, तो ऑक्सीजन में कितने एटम है, 2 हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 32। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो बस डायरेक्ट। VRMS किसके इक्वल आएगा, √3 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना आ गया 300 केल्विन डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास कितना आ गया, मोलर मास आ गया 32। अब इसको सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इसकी RMS स्पीड कितनी होगी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलो अब हम आगे चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो है हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पहली बात तो ये होता क्या है, मैक्सवेल ने बच्चों, जो मैंने पहली क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि जो KTG में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैक्सवेल का बहुत रोल है। तो मैक्सवेल ने एक कर्व दिया था जो हमें रिलेशन बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का और वेलोसिटी का। कैसा रिलेशन बताएगा, चलो पहले कर्व बना लेते हैं। कर्व भी बहुत अच्छा सा कर्व है इसका। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कर्व। इसमें x एक्सिस पे हमारे पास है, इसमें x एक्सिस पे हमारे पास है वेलोसिटी, x एक्सिस पे वेलोसिटी है, एंड y एक्सिस पे हमारे पास है dN/dv। dN/dv, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और v है इसकी स्पीड, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर स्पीड, है ना। ये हमारे पास इधर स्पीड आ गई और इधर हमारे पास क्या आ गई, dN/dv। अब ये स्पीड तो हमें पता है कि क्या होगी, है ना। अब dN/dv क्या है, dN/dv बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रेंज v to v+dv। चलो पहले कर्व बनाते हैं, फिर मतलब समझेंगे dN/dv का मतलब क्या है। तो पहले कर्व बना लेते हैं इसका, थोड़ा सा पीक बढ़ा देते हैं इसकी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कर्व। ठीक है, चलो ये आ गया हमारे पास कर्व। ठीक है, इसमें dN/dv क्या बताएगा, मान लो पार्टिकल किसी टाइम पे वेलोसिटी v पे है ना, किसी टाइम पे पार्टिकल किसी वेलोसिटी v पे है, उसके कुछ टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी है v+dv। तो यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, v से v+dv में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो बताएगा dN/dv। फॉर एग्जांपल मान लो v है हमारे पास 100 आ गई और v+dv हमारे पास आ गई 100.00000 कुछ 1, है ना। ये आ गई हमारे पास v ले ली मैंने, 100 ले ली, और v+dv की वैल्यू मैंने ले ली 100.0000001। 100 से
इस वेलोसिटी के बीच में, इससे इसके बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो बताएगा dN/dV, है ना। 100 मीटर पर सेकेंड से इस 100.00001 के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, 3 आए, 4 आए, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो बताएगा dN/dV। जैसे यहाँ पे मैंने ये ले लिया कि पार्टिकल किसी टाइम पे वेलोसिटी इस वेलोसिटी के ऊपर है, पार्टिकल किसी टाइम पे इस वेलोसिटी के ऊपर है, और ये वेलोसिटी मैंने नाम दे दिया इस वेलोसिटी को मैंने नाम दे दिया v। अब हमें लेना है कि थोड़े से टाइम के बाद पार्टिकल आ गया इस वेलोसिटी के ऊपर, और इस वेलोसिटी को मैंने नाम दे दिया v प्लस dv। ये हमारे पास पहले पार्टिकल v पे था, अब v प्लस dv पे आ गया, तो पार्टिकल ने इतना एरिया कवर कर लिया है ना, पार्टिकल ने इतना एरिया कवर कर लिया है। तो इसकी जो विड्थ है ना, v प्लस dv, ये v था और ये v प्लस dv आ गया, मतलब इसकी जो विड्थ आई है वो कितनी आई है, dv। इसकी जो विड्थ आ गई वो dv आ गई, और इसकी जो लेंथ है वो क्या बताएगा। जैसे हम अगर मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है, ये हमारे पास y है और इधर हमारे पास x है, ये हमारे पास कोई भी एक ग्राफ है, तो हमने ये सीखा है कि यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना, इसमें हम एक रेक्टेंगल खींचते हैं जिसमें हमारे पास जो ये विड्थ आती है उसको हम dx लेते हैं, ये जो हमारे पास लंबाई आ गई इसकी वो y ले लेते हैं, और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाता है y इंटू dx। सेम ऐसा ही काम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हम ऐसे भी निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, है ना। ये हमने जैसे जो न्यूटन्स लॉ वगैरह ये सब मैकेनिक्स में पढ़ा भी हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ये एक रेक्टेंगल ले लिया है ना, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल ले लिया जिसमें पार्टिकल v से v प्लस dv पे गया, और इतनी दूरी में उसने कितनी जो वेलोसिटी कवर की, उसने dv वेलोसिटी कवर कर ली। तो इसकी जो विड्थ आ गई वो dv आ गई, और इसकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, वो कितनी आ गई हमारे पास dN/dv। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, dN/dv है, और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास कितनी दी हुई है, dv दी हुई है। तो यहाँ से dv से dv कैंसिल आउट होगा, dv है, dv से dv कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई dN। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसको बता रहा है, dN को बता रहा है। मतलब ये बता रहा है कि इस एरिया में, यहाँ से इस एरिया में, ये जो हमारे पास ये वाला कर्व है ना, इतनी सी लेंथ में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। अब हम इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो हमारे पास ये एरिया क्या देगा, ये पूरा एरिया क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि v से v प्लस dv ने क्या दिया कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, है ना। अगर हम इसको पूरे को इंटीग्रेट कर दें, अगर हम 0 से इन्फिनिटी ये पूरा एरिया ले ले, ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे रेक्टेंगल बना दे, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रेक्टेंगल बना दे, तो dn बहुत सारे dn हो जाएंगे, और उन सबको मिला के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कि 0 से इन्फिनिटी तक कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो एरिया अंडर द कर्व, पूरा एरिया अंडर द कर्व क्या देगा हमारे पास, पूरा एरिया अंडर द कर्व हमें देगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया अंडर द कर्व क्या देगा हमारे पास, कैपिटल N देगा, और कैपिटल N है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे ये वाला एरिया हमें दे रहा था कि इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
ठीक है। तो पूरा एरिया ऐसे छोटे 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 रेक्टेंगल बना लेंगे और वो हमें जैसे डी एन डी एन डी एन डी एन बहुत सारे डी एन निकल जाएंगे और वो उन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये पूरा एरिया क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ एरिया अंडर द कर्व देगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि इस जो हमारे पास इस जो ग्राफ की जो शेप है वो ऐसी है, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है बच्चों कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो यहाँ पे देखो बहुत कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहाँ पे बहुत कम, फिर से कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जैसे अगर हम एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेंगे तो हमारे पास मान लो एक क्लास है जिसमें 10 बच्चे हैं, ठीक है। एक क्लास है जिसमें 10 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चे, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं। बैक बेंचर्स इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, वो अच्छा काम करते हैं। लेकिन मान लो हमने कुछ बच्चे ऐसे मान लिए जिनके नंबर आए हैं 100 में से नंबर आए हैं, कुछ बच्चों के नंबर आए हैं जैसे एक के 98, 99, 99 ऐसे नंबर आए, और कुछ बच्चे ऐसे हो गए जिनके नंबर आए हैं जैसे 35, 36 ऐसे नंबर आए हैं, है ना। लेकिन बीच में कुछ बच्चे बच गए, कितने बच्चे बच गए, 5 बच्चे बच गए जिनके नंबर हमारे पास आए हैं। मान लो किसी का आ गया 70 आ गया, 71 आ गया, या फिर 72 आ गया, ऐसे नंबर आ गए। और कुछ भी 69 आ गया, फिर किसी का 70 आ गया, फिर किसी का 71 आ गया, है ना, ऐसे नंबर आए हैं, ठीक है। अच्छा 3, हाँ ये हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के 3 के इतने ही नंबर आए, कुछ के ऐसे नंबर आए और बाकी बच्चे बच गए उनके ऐसे नंबर आए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्टार्टिंग में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास स्पीड, जिनकी स्पीड है वो बहुत कम है, कुछ मॉलिक्यूल्स ही ऐसे होंगे जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी, है ना, जो हमारे पास इस एरिया में लाई करेंगे। तो ये वाला एरिया हमें क्या बताएगा, ये वाला एरिया हमें बताएगा कि यहाँ पे इस स्पीड के ऊपर, कोई भी एक स्पीड ले लो, मान लो इस स्पीड के ऊपर, ये वाली स्पीड के ऊपर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ये ध्यान से देखो, ये वाला जैसे अगर हम यहाँ पे बनाएं, अगर मान लो मैंने इसमें कोई भी एक रैंडम स्पीड ले ली, मान लो मैंने कोई भी एक रैंडम स्पीड ले ली ये वाली, तो ये वाली स्पीड क्या बताएगी, ये वाली स्पीड बताएगी कि यहाँ पे इस स्पीड के ऊपर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। देखो यहाँ पे ये बताएगी कि इस स्पीड के ऊपर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताएगी। ये क्या बताएगी, अगर लिखेंगे इसको, ये बताएगी हमें, कोई भी एक स्पीड बताएगी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इस स्पीड पे, इस स्पीड के ऊपर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इस स्पीड के ऊपर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे ही कोई दूसरी स्पीड लेंगे तो ये बताएगी कि इस स्पीड के ऊपर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास जैसे इसमें देख लो, इसमें कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम है, तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी स्पीड कम होगी। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत, जैसे कुछ बच्चे थे जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, कुछ बच्चे थे जिनके मार्क्स बहुत कम थे, है ना, ये कम वाले हो गए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एवरेज मार्क्स के थे, जैसे हमारे क्लास में भी ऐसे ही होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स होते हैं वो एवरेज होते हैं। तो ये आगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो इस वाली स्पीड में लाई करेंगे, है ना, इस वाले रीजन में लाई करेंगे। बहुत कम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लाई करेंगे, बहुत कम मॉलिक्यूल्स इस रीजन में लाई करेंगे, और बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस रीजन में लाई करेंगे। और इस रीजन में भी हमारे पास एक स्पीड ऐसी आएगी जिसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे, वो होगी इसकी पीक वाली, है ना। ये आ गई हमारे पास, ये वाला कलर ले लेते हैं, ये आ गई हमारे पास वो स्पीड जिसके ऊपर
मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई वो स्पीड जिसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे, और इस स्पीड को बोला जाता है VMP। और VMP किसको बताता है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, VMP किसको बताएगा? जिसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे, जिस स्पीड के ऊपर। और ये आ गया हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड आती है उसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, VMP निकल के आती है हमारे पास √2RT/m। m वहाँ पे सेम है मॉलिक्यूल का, जैसे मॉलिक्यूलर मास है ना, कोई भी गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही हमारे पास VRMS आती है। इसके बाद हमारे पास V एवरेज आती है। एवरेज स्पीड सभी को स्पीड जो भी जितने भी मॉलिक्यूल्स है सभी मॉलिक्यूल्स को ले लो और देख लो कि उनकी स्पीड कितनी आ रही है। जैसे एक की V1 है, V2 है, V1 + V2 + V3 सब की ऐड कर लो डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और जो एवरेज स्पीड निकल के आती है वो आती है हमारे पास V एवरेज हमारे पास निकल के आती है 8RT/m, है ना। ये हमारे पास इतनी आ गई और इससे थोड़ी सी कम होती है ये। जैसे अगर मैं लिखूं, इससे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गई जैसे हमारे पास V एवरेज, जो ये हमारे पास आ गई V एवरेज। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आती है एक VRMS, जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। और उसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, कितनी होती है VRMS की वैल्यू? VRMS हमारे पास होती है 3RT/m। ये आ गई हमारे पास VRMS। इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी। देखो इसमें सबसे बड़ी स्पीड कौन सी है? इसमें RT/m का फैक्टर तो कॉमन है, ये √3 है, ये √2 है, मतलब ये वाली बड़ी हो गई अभी तक। अब 8/पाई, पाई की वैल्यू 3.14, तो यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो सबसे बड़ी स्पीड हो गई VRMS। अगर हम यहाँ पे इसको लिखें तो ये आ गई हमारे पास VRMS सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी होगी V एवरेज, और उससे छोटी होगी हमारे पास VMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो यहाँ पे एक VRMS और बना देते हैं। ये आ गई हमारे पास VRMS। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अगर इसको लिखेंगे, कहाँ लिखे इसको, VRMS, ये मैंने कलर से दिखा दिया है। जो ये वाला कलर है ना, ये वाला कलर है, इसका मतलब है ये VRMS है। जो ऑरेंज वाला कलर है इसका मतलब है वो V एवरेज है, और जो ये येलो वाला कलर है उसका मतलब है वो VMP है। तो ये आ गई हमारे पास सारी की सारी स्पीड। इसको मिटा के थोड़ा सा इधर कर देते हैं, है ना, ये सही रहेगा। इसमें आप इजीली समझ पाओगे आप। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बताएगा कि इस स्पीड के ऊपर, इस स्पीड के ऊपर ये कोई ना कोई स्पीड होगी, है ना। इसको मैंने स्पीड को नाम दे दिया V' नाम दे दिया। इस स्पीड के ऊपर, या फिर V नाम दे दो, है ना, V तो ये था तो इसको मैंने V' नाम दे दिया। इस स्पीड के ऊपर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है
है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ये याद करने हैं, है ना, इनकी वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। वैसे तो इसका एक हमारे पास इक्वेशन भी आती है, जो हमारे पास ये कर्व है, इसकी एक इक्वेशन भी आती है जो आप लोगों के काम की नहीं है, लेकिन अगर आपको याद करनी है तो आप याद कर सकते हैं। इक्वेशन क्या आती है, dN/dV विच इज इक्वल टू 4 m/2 पाई kBT की पावर 3/2 v² इंटू ई की पावर माइनस mv²/2 kBT। ये वाली वैल्यू, ये वाली इक्वेशन आती है हमारे पास, लेकिन ये आपके कुछ काम की है नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन आती है हमारे पास, लेकिन ये आपके कुछ काम की है नहीं, आप लोगों को ये याद नहीं करनी है। ठीक है, आप लोग ये याद कीजिए VMP, V एवरेज और VRMS, जो ये चीज़ें निकल के आई हैं वो इस इक्वेशन से ही निकल के आती है, लेकिन आपको ये डायरेक्ट याद करनी है, इनके ऊपर डायरेक्ट ही न्यूमेरिकल मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास VRMS। अब एक चीज़ और बच जाती है, अगर मान लो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ये तो किसी टेम्परेचर T पे था, अब अगर मान लो मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, इस साइड है हमारे पास dN/dV, इस साइड है हमारे पास dN/dV, और इस साइड है हमारे पास V। इस साइड है हमारे पास V। तो हमारे पास एक ग्राफ तो अभी ये आ गया था, मान लो ये किसी टेम्परेचर T1 पे है। अब दूसरा ग्राफ मान लो मेरे पास आ गया एक टेम्परेचर T2 पे, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद ये ग्राफ ऐसे ब्रॉड हो जाएगा, ये किसी टेम्परेचर T2 पे है। मान लो अब हमने टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज करने के बाद ये ग्राफ ऐसे और ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे और ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो दो ही बोत है कि हमें दिखाना ही तो है T2 है वो ग्रेटर देन T1 है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई टेम्परेचर T2 और T1 के बीच में है तो ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ ग्राफ है वो ब्रॉड होता जाता है और ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख देते हैं, ये T3 है मान लो, तो T3 इज ग्रेटर देन T2 विच इज ग्रेटर देन T1। ये ब्रॉड क्यों हो रहा है? जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों वो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे है मान लो, जब फिर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने के साथ साथ उनकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इस वाले रीजन में जो मॉलिक्यूल्स थे, है ना, इस वाले रीजन में जो मॉलिक्यूल्स थे, इस वाले रीजन में जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी स्पीड हो गई अब इंक्रीज। अब उनकी स्पीड ये नहीं रही, अब स्पीड इंक्रीज होके अब उनकी स्पीड यहाँ पे कहीं पे कुछ आ गई है ना। तो यहाँ पे जैसे ही इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्राफ है वो ऐसे ब्रॉड होता जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ ग्राफ है वो भी ब्रॉड होता जाता है, मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो इंक्रीज होती जाती है। तो आज हमने कवर कर लिया है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे कुछ वो लगाना। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।